राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ जुड़ गए हैं बड़े भाई ओमकार जी चौधरी। भाई साहब प्रणाम। नमस्कार बाबा जी, आपको भी और दर्शकों को भी। हाँ भाई साहब, सुबह से 2-3 बार हम लोग इस विषय पे चर्चा कर चुके हैं। महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव का रिजल्ट तो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है और एक बात तो सिद्ध हो गई कि लोकसभा वॉज द फ्लूक। लोकसभा में जो सफलता मिल गई कांग्रेस को भी या शिवसेना उद्धव बाबू ठाकरे को या समाजवादी पार्टी को, वो एक फ्लूक था। और भाजपा ने लोकसभा के तुरंत बाद कई राज्यों के विधानसभा चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव महाराष्ट्र में और अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, इसमें अपनी जीत को से यह सिद्ध कर दिया कि हमने कंसोलिडेट किया और अपनी गलतियां सुधार ली हैं। अच्छा, आज एक बड़ी मजेदार घटना यह हुई कि अखिलेश जी ने बड़ी तारीफ की है कि भाई कांग्रेस को सीखना चाहिए और भाजपा बड़े कायदे से साइंटिफिकली चुनाव लड़ती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस का वही पुराना राग, मिट गई तो 1000 नाम कट गए तो ये हो गया, मतलब उनका वोट चोरी वाला नैरेटिव फिर से वो उन्होंने शुरू कर दिया है। तो क्या आपका क्या टेक है? बाबा जी, दो चुनाव का मैं जिक्र करना चाहूंगा और इससे मैं ये प्रतिपादित करने का प्रयास कर रहा हूं कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की आप प्रशंसा करिए, आप आलोचना करिए, आप प्रधानमंत्री की आलोचना करिए, जो अधिकार आपको संविधान ने दिया हुआ है आप जो चाहे वो करिए, लेकिन जो आपको अधिकार मिला हुआ है किसी की आलोचना करने का, वहां तक आप सीमित रहें तो ठीक है। लेकिन इसके बियॉन्ड जाकर के अगर आप अपनी सरहदों को, अपनी गरिमा, अपनी मर्यादा को और दूसरे की भी गरिमा और मर्यादा को भी ताक पर रखते हैं और आप कुछ ऐसा बिहेव करने लगते हैं जो लोगों के गले के नीचे ना उतरे, तो लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते। अगर समाज समाज को खंडित करने, विखंडित करने, उसको तनावग्रस्त करने या उसमें विद्वेष पैदा करने की आप कोशिश करते हैं, देश को कमजोर करने का प्रयास आप करते हैं, तो देश की जनता आपको माफ नहीं करती। एक हरियाणा का चुनाव नतीजा और दूसरा महाराष्ट्र का चुनाव नतीजा, आप कल्पना करिए बाबा जी, अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाती तो पंजाब से आने वाले लोगों को जो बार बार ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर चढ़ करके दिल्ली में दिल्ली वालों का भी और मोदी सरकार का भी नाक में दम करना चाहते थे, उनको कौन रोकता? फिर उनको कोई नहीं रोक सकता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी हरियाणा में, तब तो वो आकर के शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर उन्होंने उत्पात मचाया था और कैसे कैसे नारे लगाए गए थे और कैसे कैसे लोग और कहां कहां से आकर के इनके आंदोलनों के नाम पर जो ये उद्दंडता कर रहे थे उसमें शामिल हो गए थे, जिनके विजुअल्स जब सामने आए तो हमारी जो जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि हमें कुछ चेहरे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो हाल ही में कनाडा से और दूसरी जगहों से यहाँ आए हैं और वो उपद्रव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, इनके वीजे वगैरह जो है वो रद्द किए जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो रातों रात भाग गए थे। तो जो ताकतें हमारे देश को अस्थिर करना चाहती हैं, वो लगातार ऐसे राजनीतिक दलों को और उनके नेताओं को तलाशती रहती हैं, वित्त पोषित करती हैं, उनकी मदद करती हैं जो इस तरह की खुरापातें करें। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हरियाणा की जनता, महान जनता को
हमें सैल्यूट करना चाहिए। उन्होंने निरंतरता में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को ला करके और कांग्रेस को ना ला करके देश की महान सेवा की है। इस देश को बचाया है, बचाने का काम किया है। अगर हरियाणा में हुड्डा सरकार बन जाती या कोई कांग्रेस का दूसरा मुख्यमंत्री बन जाता तो जो नेक्सस होता ये पंजाब का और हरियाणा का, और दोनों जगहों पर कुछ कुछ उत्पाती लोग हैं जो छोटे छोटे पैसों पर बिक जाते हैं और जो अपने देश को तोड़ने का काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक तो हरियाणा ने जो काम किया है इसको बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा। दूसरे, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है साहब, और अगर मुंबई पर इनका कब्जा हो जाता, शिवसेना, उद्धव ठाकरे एंड कंपनी का, जिसमें शरद पवार की तो खैर बहुत सीमित सी भूमिका मुंबई शहर में रही, नगर निगम में रही है हमेशा ही, उसका कोई खास जनाधार नहीं, लेकिन कांग्रेस की भूमिका तो रही है। 67 तक कांग्रेस से ही काबिज थी मुंबई नगर निगम पर, इसके बाद चीजें बदली हैं। तो कांग्रेस और उद्धव सेना और एनसीपी, इनको पहले महाराष्ट्र की जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया और फिर अब लोकल बॉडीज के जो चुनाव हुए, जो 288 ही हैं, उनमें भी विधानसभा जैसे नतीजे आए और अब नगर निगम 29 में से 23 में या तो भारतीय जनता पार्टी के या उनके सहयोगियों के मेयर बनने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है, ये बहुत बड़ा फैसला है, जिगरे वाला फैसला है। तो महाराष्ट्र और हरियाणा, इन दो स्टेट को सैल्यूट किया जाना चाहिए, यहाँ के नागरिकों को, मतदाताओं को सैल्यूट किया जाना चाहिए कि जो एक विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को लेकर के, 2047 तक जो विकसित भारत बनाने का उनका सपना है, वो कभी पूरा नहीं होता अगर ये दो स्टेट बहुत समझदारी का परिचय ना देते। लोकसभा चुनाव के बाद अब तक 6 राज्यों के चुनाव हुए हैं, जिनमें से 4 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी जो हैं वो सत्ता में वापसी किए हैं। और जम्मू कश्मीर में जो उत्पात होता था, जो घुसपैठ होती थी, जो खून बहाया जाता था, उस पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली, अमित शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने अंकुश लगाया है। वहां पर जनजीवन को सामान्य करने में और उस स्टेट को विकास की पटरी पर लाने और दौड़ाने का बहुत बड़ा श्रेय इन लोगों को मिलेगा। झारखंड में कुछ गलतियां रही भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी वजह से वो इनके पास नहीं आया है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि हेमंत सोरेन का भी थोड़ा सा सुर बदला है और उसने कांग्रेस से अपनी थोड़ी सी दूरियां बनाई हैं, इसके बावजूद कि वो इनकी सरकार में हिस्सेदार अभी भी है। तो ये मैं शुभ संकेत मानता हूं और मेरा हमेशा ये कहना रहा है बाबा जी कि जो भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए स्टेट हैं, वहां राष्ट्रवादी सरकारों की जरूरत है। ये बॉर्डर को क्रॉस करवाते हैं गलत तत्वों से, ड्रोन के जरिए और दूसरे जरिए भारत को कमजोर करने वाली सामग्री गिराई जाती है। अलग अलग जो उग्रवादी और दूसरे इंसर्जेंसी करने वाले संगठन हैं, उनको हर तरह की मदद मुहैया कराई जाती है और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें लगी हुई हैं। हमारे भीतर की भी कुछ ताकतें हैं जो इनको कवर फायर देती रहती हैं। तो ये जितने स्टेट हैं सीमाई, जहां चाहे वो नेपाल से हमारी सीमा लगी है या दूसरे देशों से, चीन से और दूसरे देशों से, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होनी चाहिए। केंद्र और राज्य मिलकर के जब सांस बढ़ेंगे तो विकास भी होगा, शांति भी होगी और जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हैं वो भी निष्फल की जा सकेंगी। जी। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, शिवसेना का उद्धव ठाकरे, शिवसेना उभाटा का जो रिजल्ट मुंबई में आया है, उससे एक बात और सिद्ध, एक बार दोबारा सिद्ध हो गई
कि मुसलमान पूरी तरह फोकस्ड है। आज आपके साथ लाइव में भाऊ यही कह रहे थे कि उनका जो एकमात्र उद्देश्य है, उनको हिंदुत्व को हराना है, हिंदुत्ववादी ताकतों को हराना है। और उसके लिए उन्होंने उद्धव भाऊ ठाकरे को भी अपना लिया मुंबई के चुनाव में। और जो रिजल्ट बता रहा है वो तो इसका मतलब तो यही कह रहा है कि अच्छा खासा वोट मिला है मुसलमानों का उद्धव भाऊ ठाकरे को। देखिए, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप जैसे लोगों का, हम जैसे लोगों का भी है। वो जो गिलहरी वाला एक योगदान था ना राम सेतु के निर्माण में, तो लोगों को जागरूक करने में हम लोगों की थोड़ी बहुत भूमिका तो है बाबा जी। और इतनी भूमिका तो है कि लोग अब इतने जागरूक हो गए हैं, उनको अब ये पता लग गया है कि राष्ट्र को अगर बचाना है, समाज को अगर बचाना है, मानवता को अगर बचाना है, और इस देश को अगर दुनिया भर के दुश्मनों की गलत निगाहों से भी महफूज रखना है, तो जिन लोगों को फिलिस्तीन दिखाई देता है, गाजा पट्टी दिखाई देती है, बांग्लादेश दिखाई नहीं देता है, ऐसे लोगों को भी अलग थलग करना पड़ेगा, निष्प्रभावी करना पड़ेगा। और जो भी इन लोगों के साथ खड़े होंगे उनको भी इरिलीवेंट करना पड़ेगा, अप्रासंगिक करना पड़ेगा, पूरी तरह अलग थलग करना पड़ेगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत की थी आगरा से, जब बांग्लादेश सुलग रहा था और ये सब वहां पर मारकाट हो रही थी। उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, और बांग्लादेश में देख लो क्या हो रहा है। थोड़ी सी कमजोरी आई थी ना 2024 में लोकसभा चुनाव में, और कई स्टेट में क्या हाल हुआ था बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी को 2019 में उत्तर प्रदेश में 62 सीटें मिली थी, जो घट करके 33 रह गई। पश्चिम बंगाल में जिस बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, उसकी घट गई और टीएमसी की बढ़ गई। हरियाणा, जहां 10 की 10 सीटें मिली थी 2019 में, 5 रह गई। महाराष्ट्र, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, 48 में से करीब 40 के आसपास सीटें बीजेपी, शिवसेना और उनके सहयोगियों को मिली थी, और बीजेपी 17 पर सिमट करके रह गई थी 2024 के चुनाव में। तो एक बड़ा डेंट लगा था, डर लगने लगा था कि ये क्या हो रहा है, कहीं देश गलत हाथों में तो नहीं चला जाएगा, गलत दिशा तो नहीं पकड़ लेगा। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ है, और जो एक, मैं तो इसको प्रायश्चित कहूंगा जनता का, और नींद से जैसे कोई एकदम जागता है, उस तरीके से आत्मशक्ति का और शायद शत्रु बोध का भी उनको एहसास हुआ। स्वयं बोध भी हुआ, राष्ट्र बोध भी हुआ, इतिहास बोध भी हुआ, और शत्रु बोध भी हुआ। और उसी का नतीजा है जो अभी ये लगातार नतीजे आ रहे हैं। वरना आप ये बताइए कि केरल, जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई एक सांसद कहीं से जीत जाता था, उसका तिरुवनंतपुरम में मेयर बन गया। तमिलनाडु में, जहां कोई उसको पूछने वाला नहीं था, वहां उसका वोट ऑफ परसेंटेज लोकसभा में उठा कर देखिए। केरल में आप देखिए, निरंतरता के 2 देख लीजिए, 2019 के और 2024 के। तो पूरे देश में ही एक तरीके से एक जागृति दिखाई दे रही है, सजगता दिखाई दे रही है। खतरे के प्रति जो एक बोध होना चाहिए वो दिखाई दे रहा है। और मुझे तो लगता है कि ये, हालांकि आप मेरे शो में कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल एक अलग तरह की समस्या वाला प्रदेश है और चुनौतियों वाला प्रदेश है, लेकिन कहीं ना कहीं इन घटनाओं का, इन परिणामों का, और जो जनता जिस तरीके से सोच रही है चीजों को लेकर के, इनका असर आने वाले चुनाव पर पड़ता है। जिस तरीके से अगर पहलगाम की कोई घटना हुई है जिसमें 26-27 हिंदू महिलाओं के सिंदूर उजाड़ दिए गए, पहचान करके कि कलमा पढ़ो, पहचान पत्र दिखाओ, पेंटें उतारो, सारी पहचान करके आप उनकी हत्याएं कर रहे हैं। इन घटनाओं का क्या असर नहीं होता है जनमानस पर कि ये बहुत बड़े खतरे हैं, ये सिर उठा रहे हैं, तो हमें एकजुट हो जाना चाहिए
और हमें इन्हें सबक सिखाना चाहिए। ये जो इनको कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जमी दोज करना चाहिए, उनको भी सबक सिखाना चाहिए। तो जितने नतीजे आ रहे हैं, मैं इसी परिप्रेक्ष्य में देखता हूं, और इन सारी घटनाओं का, इवन जो गाजा पट्टी में हो रही हैं या जो आपके अलग अलग देशों में, वेनेजुएला में हो रही हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मिनटों में लोगों को पता लगता है कहाँ क्या हो रहा है, और हमारे ऊपर भी किस तरह के खतरे हैं, किस तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश हो रही है, किस तरह हमें रोकने की कोशिश हो रही है। तो लोगों का जो जनमानस है, वो अब इन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए किनको मजबूत करना है, किनको कमजोर करना है, कम से कम इतना विवेक भारतीय जनता ने अपने भीतर पैदा कर लिया है। अंतिम प्रश्न प्रथम, मुझे मालूम है आपको अगले वीडियो पे जाना है। आज अखिलेश जी ने बहुत तारीफ की है बीजेपी की, आज के रिजल्ट की जो उनकी जो प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उन्होंने बीजेपी की तारीफ की है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये समूचे विपक्ष को जितनी जल्दी सद्बुद्धि आ जाए उतना अच्छा है। अभी तो सारे डिनायल मोड में थे ना। अभी तो ईवीएम खराब, चुनाव आयुक्त खराब, मुख्य चुनाव आयुक्त खराब। अभी भी देख लीजिए आप क्या कह रहा है संजय राउत कि जी शाम को 6 बजे मुंबई कमिश्नर जो है उसके साथ बीजेपी नेताओं ने बैठक की, और सुबह तक जो है वो कितने वोट पड़े, कहाँ क्या, उसकी जानकारी नहीं दी गई। मतलब अभी भी डिनायल मोड में है। इसके बावजूद के 70 के आसपास सीटें उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की युति को मिले हैं, गठबंधन को मिले हैं। तो आपको मानना चाहिए आप गलत ट्रैक पर हैं, आप गलत संगत में हैं। आपने 2019 में एक गलत व्यवहार किया था देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के साथ में। जिस दिन आप ये मान लेंगे, उस दिन लोगों की सोच आपके बारे में थोड़ा न्यूट्रल होनी शुरू होगी। अभी तो लोग आपको देखना ही पसंद नहीं कर रहे, आपका चेहरा ही पसंद नहीं है, क्योंकि आपने घात किया था, विश्वासघात किया था। और केवल बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के साथ नहीं साहब, ये महाराष्ट्र की जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात किया गया था, क्योंकि वो बीजेपी और शिवसेना को सत्ता में देखना चाहते थे, निरंतरता में। तो आपने जनता को डिच किया था। अब जनता आपको आपकी जगह दिखा रही है। तो अखिलेश यादव के बयान को मैं इसी तरीके से देखता हूं। देखिए, बड़ी से बड़ी हार को भी अतीत में अटल बिहारी वाजपेयी को हमने देखा है, गर्दन नीची करके वो कहते थे जब हारते थे कि जनता का फैसला शिरोधार्य है। हम देखेंगे कहां हमारे प्रयासों में कमी रह गई है, हम देखेंगे कि जनता का भरोसा जीतने के लिए हमें और क्या क्या प्रयास करने हैं। ये होती है सकारात्मक राजनीति, और ये होती है बड़े दिल वाली राजनीति। आप संविधान की कॉपी जेब में लेकर के और पार्लियामेंट के भीतर भी ड्रामा करें, पार्लियामेंट के बाहर परिसर में भी आप ड्रामा करें कि संविधान खतरे में है। खतरे में संविधान नहीं है, कांग्रेस पार्टी और आपके सहयोगी खतरे में है, इसलिए आप संविधान का राग अलापते हैं। तो अगर देश की राजनीति थोड़ा सा सही ट्रैक पर आ जाए, तो फिर बहुत सारे षड्यंत्र जो रचे जाते हैं, गलत कारणों से रचे जाते हैं, तो वो भी बंद होंगे, और लोगों का नजरिया भी राजनीतिक दलों और नेताओं के बारे में थोड़ा सा सकारात्मक हो जाएगा। इसका इनको फायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला। बाबा जी, सर, आज की चर्चा को समाप्त करूंगा। आपने समय दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोबारा मिलते हैं। जय श्री राम जी।